देखिए आप लोगों का सिलेबस ना बहुत सही पॉइंट पे चल रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा। हमने भी कंपेयर लास्ट ईयर से मैं कर रहा था, तो हमारा ऑसिलेशन लास्ट ईयर शुरू भी नहीं हो पाया था अभी तक। इस बार हम ऑसिलेशन खत्म करने को जा रहे हैं, तो मतलब हम बहुत सही पॉइंट पे चल रहे हैं सिलेबस के अंदर। तो चलो यार, चैप्टर नंबर जब से सिलेबस काटे ना बड़े कंफ्यूज। 13 है शायद इसका नंबर, 13 नंबर होगा ना, 13 है ना ये, ऑसिलेशन 13 होगा, क्योंकि ये चेंज कर देते हैं, कोई चैप्टर काटते हैं फिर चेंज कर देते हैं। हमें पुराने याद रहते हैं, पहले 14 चैप्टर था, 14 चैप्टर हुआ करते थे। सना बस तुम बहुत बात करने लग गए हो। चलो बस भूमि इधर देखो, खुशी नहीं आई? वो शायद संडे वनडे को किसी उसमें जाती है शायद। अच्छा, वो शायद डांस डूंस भी सीखती है शायद, हैं? हाँ तो खुशी को बोलो बस। फिर ऐसे बच्चे जिनको जो प्रोफेशनली करी इस चीज़ को रहे हैं तो वो तो करे जरूर। चलो आ जाओ। रेयान कहाँ रह गया था तू? तो भैया बात ऐसी है कि आप लोगों को लास्ट क्लास में टाइम पीरियड को लेके कुछ बातें कर रहे थे। हाँ भाई दीपांशु, देखो भाई कहाँ गया? 20 तारीख, हाँ 20 को ही हुआ होगा। पीडीएफ खत्म हो गई थी क्या हमारी? पक्का याद है? 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, सो ये तो पीडीएफ खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद आए, तान्या हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? मैंने ये बोला था कि किसी भी ऑसिलेशन के दौरान किसी भी बॉडी पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर बाई। लेकिन आपको करंट सिचुएशन में सोचना है कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना है। याद आ रहा है? जैसे कि एक स्प्रिंग थी तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना था? माइनस के वाई। 2 स्प्रिंग थी तो कितना था? माइनस का 2 के वाई। याद आ रहा है? ऐसे में अगर 2 स्प्रिंग है तो भी माइनस 2 के वाई बन जा रहा था, क्योंकि जब आप इसको इधर खींच रहे थे तो ये इधर खींच रहा था और ये वाली स्प्रिंग भी बाहर की तरफ धक्का दे रही थी, तो माइनस 2 के वाई बन जा रहा था। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? सो करंट सिचुएशन में नेट कितना रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो आप लोग निकाल लीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। ओमेगा में आप लोगों को पता है टाइम पीरियड छिपा हुआ है, वहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी कई सारे सिचुएशन से टाइम पीरियड निकलवाए हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का टाइम पीरियड निकलवाने जा रहा हूं। सो अब उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मुझे तुम एक बात बताओ, ओए बच्चों प्लीज चुप हो जाओ। सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम कराऊंगा, एक एनर्जी वाला टॉपिक कराऊंगा। इसके बाद इतना ही बचेगा बस कि हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना उसमें ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर वेव बचेगा। सो मुझे तुम एक बात बताओ, ये मेरे पास पेंडुलम है, एंड यू ऑल नो दैट कि पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है। आप लोगों को पता है ये पेंडुलम किसी एक सर्टेन एंड तक जाएगा, फिर ऐसे से करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी एक पूरा चक्कर लगाने का कुछ समय है, जिसको हम बोलो क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? तो अगर मान लो इस का पूरा टाइम पीरियड कैसे बताओगे? वैसे आप यूं बोलोगे यूं जाएगा, यूं आएगा और यूं आएगा, तो यूं गया, यूं गया, यूं आया। इस पूरे चक्कर में जो समय लगा वो क्या है? इसका कैपिटल टी। अच्छा, आप यूं भी बोल सकते हो कि यहां से इसने स्टार्ट करा तो यूं गया और यूं आया, ये भी बोलो क्या है? कैपिटल टी। एक चक्कर लगने का समय जो होता है वो कैपिटल टी होता है। तो एक पेंडुलम पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा ये किस किस बात पर निर्भर करेगा? जैसे कि तुम मुझे बताओ, एक ब्लॉक जब किसी स्प्रिंग से अटैच होता है, एक ब्लॉक जब किसी स्प्रिंग से अटैच होता है तो ये पूरा एक चक्कर लेने में कि यूं जाना और यूं आके वापस यूं आना होता है ना। ये भी अगर खींच के छोड़ दो तो ऐसे से करेगा, तो ये पूरा एक चक्कर लेने में कितना समय लेता है? याद करो, 2 पाई रूट एम बाई में बोलो क्या? के। तो उसने कहा कि ये कुछ बातों पे निर्भर करता है। आदर्श इधर किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब हैवियर ब्लॉक होगा तो ज्यादा समय लेगा, बिकॉज आपको पता है हैवियर ब्लॉक उतनी जल्दी रुकता नहीं, फिर उतनी जल्दी एक्सीलरेट भी नहीं होता। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो टाइम पीरियड कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो स्प्रिंग थोड़ी हार्ड है
उसमें ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है हर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो जल्दी उसको आना जाना करा देगी, टाइम पीरियड कम लगेगा। नहीं आ रहा यार? तो एक ब्लॉक जब किसी स्प्रिंग से अटैच होता है तो वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है वो उसके मास पर, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही एक पेंडुलम पूरा एक चक्कर लेने में कितना समय लेता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पेंडुलम की लेंथ होती है, कुछ इस बॉब का मास भी होता होगा, तो इन सब बातों पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात हो, एक छोटा सा पेंडुलम लेता हूँ मैं, छोटी सी रस्सी, और ऐसे से कर रहा है वो, एक बड़ा लेता हूँ पेंडुलम। आपको क्या लगता है कि किस केस में ज़्यादा समय लगता होगा उसको ऑसिलेट करने में? बड़े वाले में ना? छोटे वाले तो ऐसे करेगा, गाड़ी के अंदर कुछ आपने टांग दी तो ऐसे से करता है, टाइम पीरियड कम होता है। और जो बड़ी रस्सी होगी उसको टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। क्योंकि एक तरीके से मैं बताऊँ आपको, पेंडुलम जो है ना, जब ऐसे घूमता है ना तो वो सर्कल की एक आर्क बनाता है, सर्कल की एक आर्क बनाता है। और ऑब्वियसली बात है, जब लेंथ बड़ी होगी तो वो रेडियस जैसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझे नहीं मेरी बात को, मैंने क्या कहा? जैसे कि अगर छोटा सा पेंडुलम है तो उसका लेंथ छोटा है तो वो सर्कल भी छोटा बना रहा है, आर्क भी छोटी बनेगी। और जिसका बड़ा है भाई, ये तो ये बड़ा सर्कल बना रहा है, बड़ी आर्क बनेगी। क्लियर हो रहा है? तो टाइम ज़्यादा लगेगा। छोड़ी उस बात को भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ कि एक पेंडुलम के ऑसिलेट करते वक्त वो कितना टाइम पीरियड लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे कि इस M से मैं डिनोट कर रहा हूं मास ऑफ बॉब, उसके बाद मैं L से डिनोट कर रहा हूं बच्चों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हमने ली हुई है लेंथ उसकी, हाँ बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये रिजल्ट दिखवाया होगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट L बाय G। बहुत बढ़िया। तो ये था, हाँ 2 पाई था नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि ये आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में जाके, उसमें मैंने बात बोली थी जब लास्ट चैप्टर हम करेंगे सिलेबस का, ऑसिलेशन वेव करेंगे, तब आपको वहां पर ये फॉर्मूला करवाया भी जाएगा ड्राइव कैसे हुआ है। तो ड्राइव करना सीखेंगे, लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड ज्यादा। लेकिन आज हम इसको प्रूव करेंगे कि आया कैसे। ठीक है मोक्षा, यहां पर ध्यान देना। तो M मास ऑफ बॉब है, L यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। क्या चीज मैं लास्ट क्लास की इस बात पे जोर दे रहा था? मैं आपसे इस बात पे जोर दे रहा था कि आपको बस ये ढूंढ लेना है कि जब ये वाई डिस्प्लेसमेंट आगे चला गया तब इसके ऊपर कितना रीस्टोरिंग फोर्स या कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स को वापस ला रहा है। आपको पता है कि ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस का M ओमेगा स्क्वायर वाई। कितना बोलो? बस आपको ढूंढना है कि इस समय माइनस का M ओमेगा स्क्वायर वाई कौन प्रोवाइड करा रहा है, कौन प्रोवाइड करा रहा है। मतलब तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स इसको ऑसिलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स इसको ऑसिलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ढूंढ के लाना है। क्लियर होगी मेरी बात? तो मैंने क्या करा, अभी तुम मुझे बताओ कि जब ये मीन पोजीशन पे है तो क्या इसके पास कोई रीस्टोरिंग फोर्स है? अभी तो नहीं है भाई, अभी तो नहीं है सर। लेकिन जैसे ही ये पेंडुलम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेगा, ऐसे करके डिस्प्लेस करेगा, कुछ वाई यूनिट से डिस्प्लेस करेगा ऐसे करके, बताओ फटाफट से, तो डेफिनेटली इसके पास रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। थोड़ा सा भी जो डिस्प्लेस होगा तो अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, नहीं बनेगा? मानते हो? तो आपको बस ये सोचना है कितना रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है, यहां से कितने एंगल से बोलो? थीटा। और देखते हैं कि कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस ला रहा है। अच्छा, आपका दिमाग क्या कहता है पेंडुलम को वापस लाने के लिए कौन सी ताकत रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छे, ग्रेविटी ही उसको वापस ला रही है। अगर ग्रेविटी ना हो तो वो गया ऊपर, तो गया ऊपर रहेगा ना, नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी। अब आप ये कह गए कि सर ग्रेविटी तो लगती सर ऐसे है जैसे कि कोई चीज सेंटर में यहां पर है, इसका मास m है, ध्यान देना वंश, इसका मास m है, तो ग्रेविटी कहां की तरफ काम करेगी? ग्रेविटी तो सर ऐसे काम करेगी mg। फिर ये इधर की तरफ कैसे करता है? तो क्या तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट सिखा रखा है? थोड़ा सा उनके मुकाबले हल्का सा टिपिकल है ये, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने किसी चीज पे ऐसे एफ फोर्स लगाया, तो जब मैं किसी चीज पे ऐसे फोर्स लगाता हूं तो आपको पता है ये तो मूव हॉरिजॉन्टली भी करता है और वर्टिकली भी करता है। मींस मैं ये बोल सकता हूं, आवाज क्यों कर रहा है? डिस्टर्बेंस कर रहा है। सुनो, एफ अगर मैं फोर्स लगाता हूं किसी चीज पे थीटा के साथ एंगल लेके, तो इसका इस तरफ कुछ कंपोनेंट बनता है, बोलो कितना? एफ कॉस थीटा। इधर कितना बनता है बोलो? मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने इस चीज को अगर इस चीज को मैंने सिर्फ इधर फेंका तो हॉरिजॉन्टल में जाएगा, बस ये ऐसे फेंका तो बोलो कहां जाएगा? वर्टिकली जाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को कुछ ऐसे फेंकूं, ऐसे निकल गया, ऐसे फेंकूं, तो मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया बच्चों, मैंने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया तो, लेकिन ये मूव तो हॉरिजॉन्टली भी करा और वर्टिकली भी। बस जब फोर्स आप ऐसे लगाते हो तो उसका कुछ कंपोनेंट एक्स में काम करता है, कुछ कंपोनेंट वाई में काम करता है। सिर्फ एक्स में लगा रहे हो फोर्स, एक्स में जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। ऊपर वाई में लगा रहे हो, सिर्फ वाई में जाएगा। लेकिन ऐसे बीच में लगा रहे हो एक्स प्लेन में, तो एक्स में भी कुछ फोर्स काम करेगा और वाई में भी। इसका सिंपल सा रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने एफ फोर्स इधर लगाया
विद बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो तुम्हारा जो इस डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा बोलो एफ कॉस थीटा, इधर कितना लगेगा बोलो एफ साइन थीटा। सेम आपको रिजॉल्विंग करनी आनी चाहिए। अब समझो जैसे कि तुम्हारा mg फोर्स इधर लग रहा है और आपने उस एंगल को थीटा बोला है, तो सब बच्चे मुझे एक बात बताएं बच्चों, ध्यान सुनना, कि अगर मैं इसी लाइन को ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो थीटा है, ध्यान देना वो थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा? अरे ये कैसे सर, भूलने लग गया हूं आजकल मैं चीजें ना, क्या हो गया? अच्छा बताओ, नीचे की तरफ mg लग रहा है, लेकिन इस पेंडुलम पे सोचो, ये पेंडुलम यहां पर हवा में है, नीचे यहां पर mg लग रहा है, नीचे यहां पर क्या लग रहा है बोलो mg, तो कहीं ना कहीं ये नीचे वाला फोर्स इसको लेके जाएगा इस तरफ। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान सुनना है, इसको इधर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं ये कहता हूं अगर वो थीटा है तो इसी सीधी लाइन पे देखो, इसी सीधी लाइन पे ये भी क्या होगा बोलो थीटा। और अगर मैं इस mg को रिजॉल्व करूं तो मुझे सभी बच्चे बताने की कोशिश करें कि ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा mg cos थीटा, क्योंकि बच्चों होता क्या है ना, किसी भी फोर्स का थीटा के साथ वाली लाइन पे बनता है cos वाला कंपोनेंट और उसी की परपेंडिकुलर लाइन पे क्या बनता है साइन वाला। तो मुझे बताओ अगर mg यहां पर है तो मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी बना रखी है ना, ये गलत लग रही है। सुनो सुनो सुनो, अभी तुम मुझे बस ये बताओ, तुम्हें यहां तक का तो क्लियर है ना? मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसी लाइन को सीधा लेके चलूं आगे, अब सही है? तो अगर वो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी बोलो क्या होगा थीटा, और इस mg का इस तरफ क्या कंपोनेंट बनेगा बोलो mg cos थीटा, और इस तरफ क्या बनेगा बोलो, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना है, mg sin थीटा। सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी टू मूव इन दिस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब ये आगे गया तो पीछे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। कुछ कहेंगे सर ये mg cos थीटा कैसे बैलेंस हो रहा है? भाई देखो ये फोर्स नीचे लगता है, ये फोर्स नीचे लगता है। अब आप मुझे बताओ जब ये नीचे लगेगा, तुम सबने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ कि एक स्ट्रिंग पे जब कोई फोर्स लगेगा तो उसमें विपरीत दिशा में टेंशन भी बनेगी। क्या बनेगी बोलो? क्योंकि उसके पार्टिकल ऐसे खुलते हैं, ये पार्टिकल ऐसे खुले होंगे, इस रस्सी के पार्टिकल ऐसे खुले होंगे, तो पीछे वाले पार्टिकल जाना चाह रहे होंगे वापस से अपनी जगह पे, तो ये टेंशन बनती है कि नहीं बनती? तो टेंशन बैलेंस कर रही है किसको बोलो? mg cos थीटा को। किसको बोलो? तो ये दोनों तो बैलेंस हो गई, बट ये mg sin थीटा बैलेंस नहीं हुआ, जिस कारण से ये बॉडी वापस से अपनी जगह पर आएगी। तो आपको सबसे पहले तो वही फोर्स ढूंढना होता है जो फोर्स इसको ऑसिलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जैसे कि स्प्रिंग वाले केस में जब मैं इसको बाहर ले गया था यहां पर, तो बताओ इसको वापस, जब मैं इसको y यूनिट आगे ले गया था तो इसको वापस लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? -ky। क्या था बोलो? तो यहां पर इसको वापस लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। ये जरूरी है, नहीं ढूंढ पाए, कैसे ढूंढा इसको दोबारा समझिए। जब ये y यूनिट आगे चला गया तो हमें ढूंढना था कि इसको वापस कौन सा फोर्स आएगा। जब ये आगे गया तो हमें पता लगा था इसको वापस लाएगा -ky। जब दो स्प्रिंग थी तो हमें पता लगा था वापस लाएगा -2ky, और उन सबको मैंने m⍵² y के बराबर रख दिया था। यही तो करा था मैंने। तो मैं वही ढूंढ रहा हूं कि जब ये y यूनिट आगे चला गया तो इसको ऑसिलेट कराने के लिए कौन सा फोर्स काम करवाने वाला है। तो मैंने कहा जब ये आगे चला गया तो उसके ऊपर नीचे की तरफ mg लगेगा, और वो थीटा है तो इसी लाइन पे ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? इस mg का, मतलब इस ग्रेविटी के ना, ये ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर काम कर रहा है और कुछ कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। तो इधर कर रहा है mg cos थीटा, इधर कर रहा है बोलो क्या? mg sin थीटा। दिस mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बट दिस क्योंकि इस तरह मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब इस mg cos थीटा को किसी ने तो बैलेंस कर दिया और वो टेंशन नहीं कर दिया। अगर ये टूट जाए टेंशन खत्म हो जाएगी, सीधा जाएगा यहाँ पर, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? यूं करके निकल जाएगा, यूं करके चला जाएगा यहाँ पर ऐसे करके। तो mg cos थीटा अगर टेंशन नहीं हुआ तो काम करेगा, लेकिन अगर टेंशन है तो बैलेंस हो जाएगा। बट mg sin थीटा बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स इसको ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? mg sin। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन पेंडुलम इज displaced by some displacement, then the restoring force on it is, बताओ क्या? mg, हालांकि मैं माइनस भी लगाऊंगा, रीजन बड़ा साफ सा है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट में काम कर रहा है, तो यहां पर माइनस से आता है mg sin थीटा। अब देखिए इस ड्राइव को आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक है थोड़ा सा बिल्कुल हम डायरेक्ट जाएं और एक होता है बिल्कुल एक्यूरेसी से जाएं। तो वो एक्यूरेसी वाली चीज़ थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा डायरेक्ट वाला बताऊंगा, डायरेक्ट से हमें बात समझ में आ जाती है, तो पहले उससे करते हैं। अब जैसे तुम मुझे बताओ अगर ये मेरा mg sin थीटा है क्लास, अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, सुनते चलोगे तो आ जाएगा समझ में। यहाँ पर मैं बस अभी एक चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में लिखूंगा। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ऑसिलेशन रीस्टोरिंग फोर्स, मुझे बताओगे? SHM बोल दीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन रीस्टोरिंग फोर्स
रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय, बताओगे रीस्टोरिंग फोर्स किससे दिया जाता है? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर वाई। और आपको पता है मुझे उसको उससे कंपेयर करना है। लेकिन आप ना थोड़ा सा अगर याद करें ना, लास्ट टाइम जितने भी आंसर्स आ रहे थे उन सबके आंसर्स पता है कैसे थे रीस्टोरिंग फोर्स के? याद करो तो तुम लोग, तो आ रहा था माइनस का के वाई, माइनस 2 KY, 3 KY, माइनस का K1 प्लस K2Y, सब में वाई था। ताकि जब मैंने वाई वाई को उनको बराबर रखा था तो वाई से वाई कट गया था, वाई से वाई, और सारा आंसर आया था बाकी टर्म्स में, था ना। लेकिन इस बार किसी भी इस वाले में वाई तो आया नहीं, वाई तो आया नहीं। एक्चुअली में मैं साइन थीटा को ना किसी तरीके से कुछ लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो वो, अगर मैं थीटा है तो मैं यहां से साइन थीटा सोचो तो क्या बनेगा? अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, क्या बोलो? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर मैं इसको अगर मैं ऊपर वाली चीज को एक उसकी तरह समझ लूं, क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल की तरह समझ लूं, ये थीटा एंगल, और मैं मान के चलूं कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है ये भाई, तो सीधा माना जा सकता है। बहुत ज्यादा कर्वीलिनियर हो जाएगा तो वो कर्व बन जाएगा, बट थोड़ा सा हुआ है तो बोलो क्या माना जाएगा? थोड़ा सा माना जाए तो सीधा माना जाएगा ये भाई। अब बताओ जरा, ये कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, और ये चीज बोलो क्या है? एल है। तो अगर साइन थीटा देखो तो बोलो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बोलो क्या? हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेनस बोलो क्या? एल। जस्ट ट्रीट दिस एज अ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ट्रीट करोगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बोलो क्या? हाइपोटेनस। तो दिस इज वाई बाय में एल, वाई बाय में। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो साइन थीटा है ना बच्चों, वो क्या है? वो बोलो क्या है? वाई बाय में बोलो क्या? एल। मेरे पास एक और तरीका है जो कि इसका ज्यादा मैथमेटिकल एक्यूरेट तरीका है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं कि आपको साइन थीटा को वाई बाय एल लिखना है थ्रू दिस। इस पूरे इसको हम ट्रीट करते हैं ट्रायंगल की तरह। किसकी तरह बोलो? ट्रायंगल की तरह। तो हम यहां पर लिखते भी हैं, हम क्या लिखते हैं सुनिएगा पूरी बात। हाँ बोलो। देखो अगर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना, अगर एंगल बहुत छोटा है यहाँ पर, तो वो 90 डिग्री जैसा ही है। देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये दोनों लेंथ बराबर ही होती है लगभग। ये दोनों लेंथ कब अलग होती है? एक एंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर जो ये हाइपोटेनस है और ये जो बेस है, ये तब अलग हो जाते हैं जब एंगल बड़ा हो जाता है। अगर एंगल बड़ा हो गया ना तो देखो हाइपोटेनस ऐसे बनेगा, बेस छोटा सा बनेगा, देखो। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, छोटा सा एंगल है, तो देखो बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर है। लगभग क्या है बोलो? बराबर है। चिंता मत करो, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट रुको, मैं आऊंगा उस बात पे और उसको बहुत मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इस पूरे पोर्शन को एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट करिए, और यहां पर क्या लिख दीजिए? यहां पर लिख दीजिए फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो यहां पर किसके बराबर लिखा जा सकता है? वाई बाय एल। क्या लिखा जाता है बोलो? वाई बाय एल। एंगल बहुत छोटा है तो उसको ट्रायंगल की तरह ट्रीट करते हुए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मानते हुए इसको कर सकते हैं। अब हाइपोटेनस को मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों ही बोलो क्या है? एल ही है। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है? अब सुनो मेरी बात, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा बोलो क्या है? सेकंड है। तो आप क्या करोगे बोलो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग क्या बोलोगे कि आपका mg y बाय एल बराबर है माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y के। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ क्या बना? बताओ क्या बना? m से m गया, माइनस से माइनस गया, और y से y गया। दिस इज g बाय एल बराबर में ओमेगा स्क्वायर को आप लोग लिखोगे 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। चलो यहां पर लेके आ रहा हूं उसको, बोलो क्या बनेगा? g बाय एल बराबर में 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर को वापस यहां लाइए, 4 पाई स्क्वायर एल बाय में g, एंड द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एल बाय में g। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पेंडुलम की अगर लेंथ बड़ी होगी, स्ट्रिंग की क्या बड़ी होगी बोलो? लेंथ, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। ऑब्वियसली बात है, छोटा वाला ऐसे से करेगा और बड़ा वाला ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर है? दूसरी बात कहता है ग्रेविटी ज्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा। ग्रेविटी ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी ज्यादा हुई तो जल्दी खींच लाएगी उसको, बिकॉज इसको रीस्टोर कराने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, mg। अगर ग्रेविटी ज्यादा हुई तो ज्यादा फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और इसको जल्दी खींच लाएगा, टाइम पीरियड कम लगवाएगा। तो ग्रेविटी ज्यादा तो कम टाइम पीरियड, लेंथ ज्यादा तो ज्यादा टाइम पीरियड। नहीं आया ना मेरी बात समझ में? साक्षी नहीं है मेरी बात समझ में? सिंपल है, ज्यादा बड़ी लेंथ ज्यादा टाइम पीरियड, ज्यादा बड़ा ग्रेविटी कम टाइम पीरियड।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मून पे अगर आप पेंडुलम को ले जाएं तो मून पर जाने के बाद पेंडुलम जो है आपको धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। और अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, अर्थ पे ऐसे कर रहा है सेम पेंडुलम, मून पे जाते साथ ही, समझ रहे हैं बात को? अर्थ पे फर्क है, ग्रेविटी की वजह से आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है? एक ऑसिलेशन में समय बढ़ जाएगा अगर ग्रेविटी कम हुई तो बच्चों। क्लियर होगी मेरी चीज? लेकिन फिर वही बात आती है बच्चों की ड्राइव में कितनी क्लैरिटी है, इस ड्राइव को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? आइए दोबारा समझाने की मैं कोशिश करता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। इस ड्राइव के अंदर आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज समझनी थी, दोबारा से देख लीजिए कि ये जो पेंडुलम था ना, ये पेंडुलम अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया और ऐसे करके मान लो इतना करके वाई डिस्प्लेस कर गया। कितना डिस्प्लेस कर गया बोलो? वाई यूनिट से वो डिस्प्लेस कर गया। यहां पर वाई यूनिट से करा, ऊपर कितना एंगल से डिस्प्लेस कर गया बोलो? थीटा एंगल से। हमारा एक ही टारगेट है, जब भी कोई वाई यूनिट से डिस्प्लेस हो जाए तो ये ढूंढो कौन सा फोर्स उसको रीस्टोर करवाएगा और उसको किसके बराबर रख दो? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के। क्योंकि हमें पता है कि एसएचएम इक्वेशन में रीस्टोर कराने वाला फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक स्प्रिंग है तो माइनस के वाई रिस्टोर करा, दो स्प्रिंग है तो माइनस 2 के वाई रिस्टोर करा, तीन स्प्रिंग है तो माइनस 3 के वाई। हमने उन सबको बराबर रखा था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड कि कौन सा फोर्स इसको क्या करवाने वाला है? रीस्टोर करवाने वाला है। बस वही आपका माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर रखना है। तो मैंने कहा वो कौन सा फोर्स है? तो मैंने कहा भाई देखो, अगर ये नीचे की तरफ बोलो क्या लग रहा है? mg लग रहा है। क्या लग रहा है बोलो? तो सेम सीधी लाइन पर ये एंगल थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा। ये वाला क्या बनेगा? तो मैंने कहा कि जब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो उसके बाद मैं इसको भूल भी सकता हूं, तो इसको भूल जाओ। इसका मतलब एक फोर्स ग्रेविटी का यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, ये वाला बैलेंस हो गया बोलो किससे? टेंशन से। बट ये वाला बैलेंस नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको रीस्टोर कराने के लिए? तो आप लोग बोलेंगे द फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल इज माइनस का mg sin थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं आया समझ। और मैंने बोला कि मैं इसको एक ट्रायंगल की तरह अगर ट्रीट करूं तो मुझे पता है ये लेंस है एल है, तो ये ट्रायंगल की तरह ट्रीट करूं तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, ट्रायंगल की तरह। मतलब इसको ऐसे सोच रहा हूं 90 डिग्री मान लो इसको लगभग। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको 90 डिग्री ट्रीट कर सकता हूं। बड़ा हो गया, कर्वीलिनियर सा हो गया, ऐसा हो गया, फिर नहीं बोल सकता बच्चों में, ठीक है? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इसको 90 ट्रीट कर सकता हूं। तो ये छोटे के लिए ही माना जाता है टाइम पीरियड, छोटे के लिए कैलकुलेशन, थोड़े ऑसिलेशंस के लिए। हाँ सर, वो लेंथ दोनों इक्वल है तो नीचे के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम एक को 90 मानेंगे तो दूसरे को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, तभी तो बोल रहे फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। इफ यू ट्रीट दिस एंगल एज अ 2 डिग्री और 3 डिग्री 4 डिग्री, सो 180 में से वो 2 डिग्री 3 डिग्री है तो बाकी 90 बन सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 89 88 ना, तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये 90 लगभग बोलो क्या है? 90 डिग्री है। लगभग क्या है? मैं आता हूँ और थोड़ा क्लैरिटी पे आता हूँ, इसकी चिंता मत करिए आप लोग। बस मुझे ये बताओ, ए बच्चों, साइन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी बोलो क्या? मेरे को y की टर्म्स में लाना बहुत जरूरी है बच्चों, बिकॉज y की टर्म्स में लाना इसलिए जरूरी है बिकॉज जिस चीज से मैं उसको इक्वेट करता हूं उसमें भी y होता है, तो कंपैरिजन बढ़िया हो पाता है। मुझे बताओ आप लोग क्या जानते हो? बस यही तो बात है यार, ये तो जानते हो तुम लोग, ये तुमने ढूंढ लिया कार्तिक, ये तो जानते ही हो, ये तुम ढूंढ लाएंगे mg sin थीटा। बस sin थीटा को y बाय एल लिखना ही इंपॉर्टेंट है। अब बताओ mg y बाय एल किसके बराबर रख दिया? एम ओमेगा स्क्वायर वाई के। जो कटना था काट दिया आप लोगों का, m से m कट रहा है, y से y कट रहा है। समझ रहे बात को? g बाय एल बराबर में ओमेगा स्क्वायर। क्लियर तो है? ओमेगा को तुम लोग जानते हो 2 पाई बाय में t का स्क्वायर हो गया। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे टाइम पीरियड का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर एल बाय में g, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एल बाय जी। पहला काम है ड्राइव करना आता है कि नहीं आता? अब दूसरी चीज, चलो ड्राइव वाला चीज में डन कर दूं। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएंगे, समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? आए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी टेंशन लेना नहीं है उस चीज का। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो क्योंकि आपको ड्राइव आ चुका है, ड्राइव से ही मेन मतलब है। देखिए होता क्या है बच्चों, जब एंगल छोटे होते हैं ना, व्हेन एंगल थीटा आर स्मॉल, व्हेन एंगल थीटा आर स्मॉल, तो एक्चुअली में उस वक्त पर हमारा साइन थीटा नियरली टेन थीटा के बराबर हो जाता है। अब आपको सर ये कैसे? देखिए मैं दिखाता हूं। तुम लोग मुझे बताओ पहले तो कि जब तुम्हारा ये एंगल बहुत छोटा होगा, ऐसे मान लो, चलो अब तो ठीक है परपेंडिकुलर मान लेता हूं उसको, ये तो 90 मान सकता है ना? अब सुनो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है और ये थीटा है। अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है, तुम मुझे बताओ साइन थीटा वैसे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तुम खुद सोचोगे अगर एंगल बहुत छोटा लग रहा है तो ये बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर है कि नहीं? अक्षरा ध्यान से देखो ना, साइन थीटा तो p बाय h होता है और टेन थीटा क्या होता है? p बाय b। न्यूमरेटर दोनों केस में सेम है,
और डिनोमिनेटर में मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब एंगल बहुत छोटा है तो बी और एच लगभग बराबर होंगे, लगभग बराबर ही होंगे। कब अलग हो सकते हैं? जब एंगल बड़ा हो जाए। देखो एंगल बड़ा कर दो, अब तुम देख लो हाइपोटेनस बहुत बड़ा है और बेस बहुत छोटा है, अब नहीं बोल सकते बराबर। लेकिन जब एंगल छोटे होते हैं ना बच्चों, उस वक्त आपके साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू लगभग सेम आएगी, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में क्या होता है? परपेंडिकुलर, और दोनों के डिनोमिनेटर में एक में हाइपोटेनस होता है और एक में बेस होता है, जो कि लगभग लगभग बोलो क्या होते हैं? बराबर। तो इसलिए मेरे साइन थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर आती है? टेन थीटा के। पहली चीज डन, पहली चीज डन। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि यही नियरली दोनों थीटा के बराबर भी कहे जा सकते हैं। मतलब कि सिर्फ यूं बोल दो कि अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब आपको सर ये कैसे? आइए मैं समझाता हूं। इस बात को समझने के लिए तुम्हें रेडियंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि 2 पाई रेडियंस को ही 360 डिग्री बोलते हैं, पाई रेडियंस को ही 180 डिग्री बोलते हैं? तो पाई बाय 3 रेडियंस को कितना बोलेंगे? 60। पाई बाय 6 रेडियन को कितना बोलेंगे? पाई बाय 6। क्योंकि पाई रेडियन तुम्हारा 180 है तो पाई बाय 6 कितना होगा? 30। हालांकि एंगल बहुत बड़ा है, मैं लेकिन तुम्हें 30 के लिए भी प्रूव करके दिखाया था। 30 तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 30 के लिए भी दिखाता हूं कि क्या होगा। देखो साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। हाँ भाई सुना, साइन पाई बाय 6। अब बताओ सब बच्चे, ये मतलब साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू सब बच्चे बताओ कितनी होती है? 1/2, यानी कितनी बोलो? 0.5। ध्यान सुनना, साइन थीटा की कुछ वैल्यू आई, साइन थीटा की कुछ वैल्यू है 0.5। एक बार थीटा की वैल्यू बताओ, यहां पर थीटा कितना है बोलो? थीटा बताओ कितना है? ये तो है साइन थीटा, ये तो है साइन थीटा, थीटा बताओ कितना है? पाई बाय 6। और पाई बाय 6 कितना होगा? तो पाई की वैल्यू वैसे होती है 3.14, अपन में बोलो क्या होती है? 6 होती है। कितना आ रहा है भाई? रेडियन में ऐसे ही होता है पाई। मतलब आप ये मत सोचिए कि पाई क्या कर दिया सर ने। अरे यार तुम लोग भूलिए मत, 2 पाई रेडियन बराबर 360 सिखाया था मैंने तुम लोगों को। क्या मैंने पाई तुम्हें 3.14 नहीं बोला था कि 6.28 रेडियंस को ही इसी से तो मैं लेके आया था। अरे 6.28 रेडियंस को 360 बोलते हैं, तो उसी से तो मैंने 2 पाई को लिखा था बच्चों। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब इसका जब मैं रेशियो करूंगा ना पूरा डिवाइड करके, एग्जैक्ट देख लेते, 3.14 डिवाइड बाय 6, इट्स 0.52। कितना फर्क है? कितना फर्क है? साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, एंड एंगल में 30 डिग्री ले रहा हूं यार। तो सोचो कि अगर मैं एंगल लूंगा 10-12 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, तो साइन थीटा और थीटा लगभग क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये बात अब आगे के लिए याद रखिए कि अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा मैथमेटिकली बराबर होते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, टेन थीटा भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर ही होगा। मतलब साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा सब सेम हो जाता है। सब क्या हो जाता है बोलो? रेडियंस में। मतलब कि सुन लीजिए, अगर एंगल छोटा बन रहा है तो जो साइन थीटा होगा उस ट्रायंगल के अंदर, जो टेन थीटा होगा उस ट्रायंगल के अंदर, और या डायरेक्टली थीटा बोल दूं, क्या बोल दूं? थीटा, वो क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस ड्राइव को थोड़ा सा और तरीके से करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? मैं क्या बोलूंगा? सिंस एंगल थीटा इज स्मॉलर, एंगल थीटा इज स्मॉलर, तो तुम्हारा जो फोर्स था वो था माइनस का mg साइन थीटा, और क्योंकि एंगल छोटा है तो मैं सीधा इस साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, सीधा इस साइन थीटा को बोलो क्या लिख सकता हूं? थीटा। अब तुम्हें पता नहीं एक फॉर्मूला याद है कि नहीं, मैं सारे बच्चों को जरूर याद होगा। किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल होता है वो उसकी आर्क, ये इसकी आर्क अपॉन में बोलो क्या होता है? रेडियस। किसी भी एक सर्कल के अंदर, किसी भी एक सर्कल के अंदर जो उसका एंगल होता है ना, वो उसकी आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, आर्क बाय में बोलो क्या? रेडियस। मैथ्स वाले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता? बायो वालों से तो चलो मैं इस चीज के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, टेंथ में था ये, ठीक है? फिर तो बताओ जरा सब बच्चे, अब तो खत्म हो गया। अगर टेंथ में था फिर इस क्वेश्चन में बचा ही क्या? अब तुम इसको आर्क भी कंसिडर कर लो यार, तुम कर लो इसको आर्क कंसिडर। तो एक गोला बनेगा तो है ना पूरा एक सेक्टर जैसा, तो मुझे तुम बताओ इसके थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? आर्क अपॉन में रेडियस। अब समझ में आ रहा है? आदर्श, चाहे तू रेडियस इसको मान ले चाहे इसको मान ले, बराबर मान ले, रेडियस तो बराबर ही होता है। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या बोलेगा थीटा को? y बाय l। क्या बोलेगा? तो ये है ज्यादा एक्यूरेट, मैथमेटिकली इट इज मोर एक्यूरेट दैट यू राइट साइन थीटा एज थीटा सिंस द एंगल्स आर स्मॉल। आप बोलोगे सिंस द एंगल्स आर स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, एंड दैट थीटा कैन बी रिटन एज एंगल इज इक्वल टू बोलो क्या? आर्क अपॉन में बोलो क्या? रेडियस। अब आ गया वही चीज आ गया कि नहीं आ गया? बट इट कुड बी मोर एक्यूरेट, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है मैथमेटिकली उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें बच्चों को ये लगता है सर जब आर्क बन रही है तो आप उसको सीधी लाइन क्यों ले रहे हो? जो बार बार आदर्श के मन में डाउट आ रहा था कि सर आप सीधी लाइन लेके उसको 90 क्यों मान रहे हो? अब समझ में आ गई बात। तो इसका मैथमेटिकल आंसर है हमारे पास, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेशन में बात कर देते कि यार साइन थीटा मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा आपका। नहीं आया समझ में?
पक्का? तो ये चीज़ भी आपको रिलेट कर पा रहे हो? तो पेपर के अंदर अगर आपको लगे तो आप इससे करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे कैसे करोगे बोलो? आप बोलोगे इसको साइड में लिख के दिखाए तो मैं, अगर आप लोगों को लगता है ना, आप पीछे वाला करिए, कोई गलत नहीं करेगा, ये मैं आपको बस बता रहा हूं, कोई गलत नहीं करेगा। Since angle theta is smaller, sin theta is nearly equal to tan theta is nearly equal to theta। समझ रहे बात को? और थीटा किसके बराबर होगा बोलो? आर्क अपॉन, बस ये ऐसे लिख के आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को ये चीज पता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे सभी बच्चे अब एक बात का जवाब दो भाई जल्दी से, कि आपके पास जब भी कोई पेंडुलम होगा तो उस पेंडुलम का अगर लेंथ L है, इसका बॉब का मास बोलो क्या है? M है, और यहां पर मौजूद ग्रेविटी G है, ग्रेविटी G है, तो मुझे सभी बच्चे बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट L बाई में क्या बोलो? G। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि ये अगर मेरा जो ये पेंडुलम है, ये अगर भारी हो या हल्का हो, क्या इससे इसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? है भाई अक्षत? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इन विच केस मोर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो मुझे बताना जरा एक केस जिसमें इसकी लेंथ L है लेकिन ये बॉब जो है वो 20 ग्राम का है, और एक केस जिसमें लेंथ सेम है, लेंथ क्या है बोलो? सेम, लेकिन जो ये बॉब है ये 50 ग्राम का है। बताओ किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा? टाइम पीरियड दोनों में सेम लगेगा, टाइम पीरियड दोनों में सेम लगेगा। अब लेकिन बात यही आती है, सर पिछले में तो मास पे डिपेंड कर रहा था, इस बार मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्या इस बार भारी चीज को ज्यादा समय नहीं लग रहा चलने में? देखिए जब मास बढ़ जाएगा ना, तो इस बार जो उसके ऊपर लगने वाला है mg sin थीटा है, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भारी चीज के लिए ज्यादा फोर्स है अपने आप ही, और हल्की चीज के लिए बोलो क्या है? कम फोर्स है, तो वो अपने आप उसको इक्वलाइज कर देता है और टाइम पीरियड सेम ही लगाता है। तो आपको ध्यान रखना मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड। नहीं आया ना समझ में? अच्छा ये वाला बताना जरा, किस केस में ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा? बताना। एक केस में पेंडुलम जो है ना वो गया है यहां से y इक्वल टू 5 यूनिट्स तक, और एक केस में जो पेंडुलम गया है ना बच्चों, वो गया है 10 यूनिट्स तक। बताओ जरा, लेंथ सेम है, किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा? मतलब एक में 5 तक गया है, एक में 10 तक गया है, एक में 5 तक, एक में 10 तक। सेम? ऐसा कैसे सोच रहे हो? क्योंकि वाई पे डिपेंडेंट नहीं है ना? लेकिन आपको ना तो ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो ऐसे दूर तक जाएगा तो समय ज्यादा लगना चाहिए। लॉजिकली बताओ, लॉजिकल आंसर करो। ऑब्वियसली बात है यार, ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा लंबा ऑसिलेट कर रहा है, समय ज्यादा लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा? है भाई अक्षत, क्या लगता है? और mg sin ज्यादा क्यों हुआ? किस फैक्टर की वजह से? सही सोच रहा है, थीटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्चुअली में आप मुझे बताओ, पहली बात तो देखो फॉर्मूला देख के अंदाजा लगाओ, क्या वाई पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है? प्रिंस वाई पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम लोग बोलेंगे वाई पे डिपेंडेंसी नीचे 5 जाए, 10 जाए, 8 जाए, टाइम पीरियड सेम लगेगा। अगर लेंथ सेम है, लेंथ क्या है बोलो? सेम। ग्रेविटी सेम है, सेम लगेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल सेम लगेगा। लेकिन आपको उसका लॉजिकल आंसर चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? देखिए जब 10 तक जाता है ना तो उसका ये थीटा बढ़ जाता होगा। क्या बढ़ जाता होगा बोलो? थीटा। और थीटा बढ़ गया तो साइन थीटा बढ़ गया। क्या बढ़ गया बोलो? तो मुझे बताओ जो mg sin थीटा लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो थोड़ी दूर कम दूर तक गया उसके ऊपर फोर्स कम है, जो ज्यादा दूर तक गया उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा है। तो ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा तेज चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा दूरी भी कम समय में तय कर देगा। नहीं आया ना समझ में?
योगिता नहीं आया समझ में? सिंपल चीज है बच्चों, जितना ज्यादा वो दूर गया है उतना ज्यादा उसका थीटा बढ़ गया है, और थीटा बढ़ गया तो ये mg sin थीटा भी क्या हो गया, बढ़ गया। mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, और ज्यादा फोर्स है तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा वेलोसिटी, तो ज्यादा वेलोसिटी है तो वो उतने ही समय में दूरी को तय कर देगा। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कोई कम दूरी तय कर रहा है कम स्पीड से, कोई ज्यादा दूरी तय कर रहा है ज्यादा स्पीड से, समय बराबर लग जाएगा। वो दूरी ज्यादा कर रहा है लेकिन स्पीड भी ज्यादा है, तो बराबर समय लगेगा नहीं लगेगा? तो दोनों केस का टाइम पीरियड बोलो कैसा लगेगा, सेम टाइम पीरियड। क्या हुआ, ऑप्शंस के फॉर्म में कर लो। हाँ वो फिर बात अलग हो जाएगी बच्चों, फिर बात अलग हो जाएगी। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, T1 इज इक्वल टू T2, भले ही दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। चलिए इसके बाद आप लोगों से मेरा एक सवाल है, इफ अ पेंडुलम is taken from earth to moon surface, how its time period will change? Time period of oscillation will change. बताओ अगर अर्थ से मून पे चले गए हैं तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे? आता है एग्जाम में, आता है बहुत बार। तो अर्थ से मून पे चले गए तो अगर आप अर्थ पे हो तो ऑब्वियसली बात है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट एल बाई में बोलो क्या जी। लेकिन अगर आप मून पे जाते हो तो मून पे जाके जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई रूट एल। लेंथ तो नहीं बदलेगी ना, पेंडुलम तो वही है, लेकिन जो वहां का जी है वो लगभग 1/6 होता है। कितना होता है बोलो? तो वहां का यहां पर आएगा जी डैश आएगा भाई, द gravity, the acceleration due to gravity on the moon. The acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the gravity on the earth. Means basically it is 1/6 of the g. जितना वहां पर लग रहा था उसका 1/6 लगेगा, L सेम रहेगा। तो आप लोग बोलोगे कि जो इधर टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगेगा, बोलो 2 पाई रूट एल बाई में जी बाई में 6। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इसको बोलो कैसे लिखोगे, 2 पाई रूट 6 टाइम्स ऑफ एल बाई में जी, और चाहूं तो मैं रूट 6 बाहर ले सकता हूं, तो बोला आएगा रूट 6 2 पाई रूट एल बाई में बोलो क्या जी। तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो कितना हो जाएगा, सब बच्चे बताओ, रूट 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। बोलो किससे, बोलो टाइम पीरियड ऑन अर्थ से। टाइम पीरियड ऑन मतलब कि पेंडुलम जितना ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा था अर्थ की सरफेस पे उससे रूट 6 टाइम्स ज्यादा लेगा। रूट 6 टाइम्स क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, अरे रूट 4 होता है 2, तो दुगुने से थोड़ा ज्यादा ही समय लेगा वहां पर ऑसिलेट करवाने में पेंडुलम को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको अर्थ वाला सीन पता होना चाहिए, किसी और जगह पर बोले। अब जैसे कि तुम्हें तो वो रिलेट कैसे कर देगा, कहेगा कि हमने ना एक पेंडुलम को यहां से 1000 किलोमीटर ऊपर ले गए, 1000 किलोमीटर ऊपर ले गए। बताओ जरा, अगर अर्थ पे उसका टाइम पीरियड इतना है तो 1000 किलोमीटर ऊपर कितना होगा? हाँ कोई नहीं, अगर अर्थ पे इतना है तो बताओ 1000 किलोमीटर ऊपर कितना होगा? तो आप सबने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, याद है मैंने उसमें एक टॉपिक कराया था तुम्हें कि हाइट पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिलता है। तो अगर h हाइट ऊपर निकालना हो मुझे तो एक फॉर्मूला होता है सीधा, g डैश इज इक्वल टू में g, भूल गए क्या? g डैश इज इक्वल टू में g 1 माइनस में 2h बाय में क्या r। वो आप लोगों को हाइट दे रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता ही होता है, कैलकुलेट कर लेंगे कि वहां पर g डैश कितना होगा, g/6 g/4 g/2 जितना भी आएगा, आधा हो गया कुछ हो गया, कम हो जाता है ऊपर जाने के बाद, तो वो निकाल के आप लोग इधर पुट करेंगे तो आपका ग्रेविटेशन का टॉपिक जो है ना वो इस चैप्टर के टॉपिक से रिलेट हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं आई ना बात समझ में? सिंपल चीज है बच्चों, एक सिंपल सी बात दिमाग में सेट करने की कोशिश करें कि एक पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई रूट एल बाई जी। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ऑन द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास वास पे डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ गए? और इसके बाद जो इससे पहले जो इसका ड्राइव करवाया है, क्या ड्राइव आप लोगों को समझ में आ गया था ये वाला? तो ड्राइव क्लियर होना चाहिए था, फिर आ गया इसका आ रहा है, अरे पागल है छोड़ो। तो ये जो ड्राइव है, समझो मेरी बात को, जो ड्राइव है पहली चीज वो क्लियर है आप लोगों को। और ड्राइव देखो फिर से वैसे ही हुआ है जैसे लास्ट क्लासेस हुआ था, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको ऑसिलेट करवा रहा है। दिस फोर्स इज हियर mg sin थीटा, द sin थीटा कैन बी रिटन एज y by l, बस इतना समझ लिया। तो ये वाला फोर्स इसको ऑसिलेट करवा रहा है विच विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई, दोनों को मैंने इक्वेट करा, यहां से टाइम पीरियड इतना निकल के आ गया। इसके ऊपर मेरे को बस समझ में आया कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। क्लियर होगा? पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये वाली बात आपको समझ में आई थी, तो मैंने बस आपको एक्स्ट्रा करवाया। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए थे, ये भी समझ में आया था आप लोगों को। अब चलिए इसके बाद एक और चीज है बच्चों जिसको हम बुलाते हैं सेकंड्स पेंडुलम।
नहीं खत्म नहीं हो पाएगा आज, आराम से चल रहा है अभी। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, ये आता है एग्जाम के अंदर 1 नंबर का। सेकंड पेंडुलम क्या है? सो अ पेंडुलम which has a time period of 2 seconds is called seconds pendulum। अब आपके घरों में एक पेंडुलम लगा होगा पेंडुलम क्लॉक के अंदर, तो मुझे तुम एक बात बताओ, पता है कैसे चलता है? मैंने बताया भी होगा शायद तुम्हें भी पहले। वो ऐसे चलता है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अक्षत वो ऐसे जाएगा, यहां जाएगा 1 सेकंड, यहां आएगा 2 सेकंड। इधर भाई दीपांशु, हमारे घर में जो पेंडुलम वाली जो क्लॉक है ना, वो कैसे मूव कर रही है बताओ जरा। वो यहां से गई 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड, ऐसे चल रहे सेकंड्स। मतलब कि उसका टाइम पीरियड कितना है बोलो? 2 सेकंड। तो उसको सेकंड्स पेंडुलम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है बोलो? 2 सेकंड। जो घर में लगी हुई पेंडुलम की क्लॉक है, वो जब एक राउंड मारती है तो 1 सेकंड करती है, फिर वापस आती है तो 1 सेकंड और, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ये 2 नंबर में लेंथ बतानी है आपको सेकंड पेंडुलम्स की। तो मुझे तुम ये बताओ सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा बोलो? 2 पाई रूट एल बाई जी। वो तुम्हें क्या कह रहा है? जैसे लेंथ दे दे, जी दे दे, तो टाइम पीरियड निकाल लोगे। अरे भैया टाइम पीरियड निकालना इतना आसान है ना, बस लेंथ बतानी है उसको। क्या बतानी है बोलो? लेंथ। जी तुम्हें पता है अर्थ के ऊपर 9.8 होता है, 2 पाई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, बस एल बता दे टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो अगर वो तुम्हें टाइम पीरियड बता रहे तुम लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? उल्टा चलना है। अगर वो तुम्हें टाइम पीरियड बता रहा है तो तुम क्या निकाल लोगे? एल। तो तुम्हें पता है 2 सेकंड है, तो बोलोगे 2 बराबर में 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, एल निकालना है, जी की वैल्यू 9.8। और नहीं आ रहा समझ में? बोलो कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 1/में 3.14 बराबर में रूट एल बाई में 9.8। मुझे अगर एल निकालना है तो मैं करूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग अगर बोथ साइड करेंगे आप लोग तो आंसर कितना आएगा? देखिएगा अभी बताता हूं। 3.14 का स्क्वायर 9.85 ना, तो 1/9.85, और ये मैं अप्रोक्सीमेशन में ही ले रहा हूं, तो 9.8 इधर ले आओ। ऐसा समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। एल कितना आ गया? 9.8 में 9.85, .99, मतलब कि नियरली बोलो कितनी? 1 मीटर के करीब लेंथ होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, तो उसकी लेंथ हमारी 1 मीटर होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा कोई और टाइम पीरियड दे दे तो भी निकाल लोगे? क्लियर है? अच्छा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ मास्टर क्वेश्चन बोल दो इसको, आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा। एमसीक्यू है, पूरा दिमाग लगाना अपना, फिर आंसर करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना, क्योंकि इसका आंसर भी बहुत बच्चे गलत देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। ऑन माउंटेन्स लो इतना आसान कर दिया मैंने। सोच लो, माउंटेन्स पे जाने पर आपकी पेंडुलम क्लॉक टाइम लूज करेगी, टाइम गेन करेगी, टाइम सेम रहेगा, क्या होगा? माउंटेन्स पे जाने पर ये चालपंथी मत खेलो। इनको लग रहा है कि फॉर्मूले से आ रहा है ऐसा, तो कुछ उल्टा होगा इसके अंदर, तभी बोल रहे सर, तो उल्टा वाला आंसर करो।
पहाड़ों पर पेंडुलम जो क्लॉक होगी, जो घर पे यहाँ पर पेंडुलम क्लॉक लगी हुई है, पहाड़ों पे जाने के बाद वो अपना टाइम लूज कर देगी, टाइम गेन करेगी, या टाइम सेम रहेगा? चलिए कितनों के अकॉर्डिंग वो टाइम लूज करेगी? लूज, ऑप्शन नंबर ए, टाइम लूज करेगी। टाइम गेन करेगी, गेन करेगी, टाइम गेन करेगी, रिमेन सेम। ओके, अन्य वो, चलिए आइए समझाता हूं। आप लोग थोड़ा सा ना देखो, इसको समझो। पहला कहता है समय को लूज करेगी, अगला कहता है समय को गेन करेगी, और अगला वाला बोलता है सेम रहेगी। एक बात तो पक्की है कि जब पेंडुलम पहाड़ों पे जाएगा, ऑन माउंटेन्स, ऑन माउंटेन्स, जी बोलो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहाड़ों पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जा रहे, ऊंचाई पे जा रहे, ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। सही बात है। मैंने बोला था ज्यादा जल्दी मत करना इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त। अगर किसी क्वेश्चन को लेके मैं ऐसा बोल रहा हूं सच में कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बात है जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, तो फिर इतनी जल्दी आंसर नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या कह रहे हो आयुष? लूज करेगी कैसे? तालिब रसूल के लिए सही सोच गए। ये लूज करेगी टाइम को, लूज करेगी बिल्कुल टाइम को। आप लोग कहेंगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या कह रहा है? 2 पाई रूट एल बाई जी। भैया माउंटेन्स पे गया 2 पाई एल तो सेम है, लेकिन जी कम हो गया तो टाइम पीरियड। मैंने टाइम पीरियड पूछा नहीं था, टाइम पीरियड नहीं पूछा मैंने पूछा टाइम के साथ क्या होगा। टाइम मतलब समय के साथ क्या चलेगा, समय। अब टाइम पीरियड तो बढ़ेगा, टाइम पीरियड तो बोलो क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज्ड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज्ड। मेरी बात समझो, मतलब कि वो अब एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगा। तान्या इधर देखो, बाद में दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन समझने में। यहां पर अगर वो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे, तो पहाड़ों में कैसे कर रहा है? और आपको पता है पेंडुलम वाली सुई का सीन क्या है? जब वो एक बार ऐसे करता है ना, तो वो एक बार टिक करती है, फिर ऐसे आता है, फिर एक बार और टिक करती है। ऐसे तो करती है ना, टिक टिक, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो यहां पर जितनी देर में वो ऐसे टिक टिक करके 2 सेकंड करेगी, क्या वहां पर भी 2 सेकंड हो जाएंगे उतनी देर में? नहीं हो पाएंगे। समझो समझो मेरी बात को। यहां पर इस ग्राउंड पे हमारे यहां पर चल रही है घड़ी पेंडुलम वाली, वो ऐसे चल रही है। देखना, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड हो गए। वहां देखना 2 सेकंड हुए। अब बताओ जितनी देर में वहां पर 10 सेकंड हो गए थे, यहां पर सिर्फ 6 सेकंड हुए होंगे। कितने होंगे बोलो? मतलब यहां पर 1 घंटे की क्लास जब तक खत्म हो जाएगी, वहां पर 1 घंटे की क्लास खत्म ही नहीं होगी, वहां 40 मिनट हुए होंगे अभी तक। टाइम लूज हुआ, गेन हुआ? लूज हुआ। पीछे चल रहा है टाइम, पीछे चल रहा है, समय लूज हो गया। मतलब कि 1 घंटा जहां होना था वहां से वो सिर्फ 40 मिनट ही हुए। समझे? क्योंकि वहां पर इसके चलने का, टिक टिक करने का जो समय है वो बढ़ गया है। यहां पर ये 1 सेकंड ऐसे से करता है, एक गया एक आया, तो इसमें टिक टिक कर जाएगा। वहां पर ऐसे ही एक बार टिक करने में उसको समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्लो चल रहा है। स्लो क्यों चल रहा है? टाइम पीरियड बढ़ गया। क्या बढ़ गया बोलो? टाइम पीरियड। पहले वो 2 सेकंड में आना जाना कर रहा था, अब 2 सेकंड में आना जाना नहीं कर रहा भाई। वो अब ज्यादा समय लेता है, 2.5 सेकंड ले रहा है आने जाने करने में, तो 2 ही टिक करवाने में वो ऐसे 2.5 सेकंड ले लेता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझो मेरी बात को, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको ऐसे ही समझते हैं कि यहां वाली घड़ी ऐसे चल रही है। सोचना कितने सेकंड हो जाएंगे। यहां वाली ऐसे चल रही है, चल रहे, और वहां वाली, तो वहां पर घड़ी स्लो होगी ना, क्योंकि जब जब वो ऐसे जाता है तभी वो एक बार सुई ऐसे हिलती है, और ऐसे आता है फिर सुई भी ऐसे हिलती है। तो यहां पर जितनी बारी में 10-10 करके 10 बार आगे बढ़ गई, वहां पर से मुश्किल से 6 बारी आगे बढ़ी। तो यहां पर समय तेज चल रहा है, वहां पर समय कैसे चल रहा है? धीमा चल रहा है। इसका मतलब वहां समय लूज हो गया। क्या हो गया बोलो? लूज। हर कुछ सेकंड में, हर कुछ देर के बाद लूज पीछे चल रहा है वो समय। यहां पर 1 घंटा हो जाएगा, 40 मिनट हो पाएंगे, तो क्या हुआ? समय लूज हुआ। नहीं आया समझ में? तो ये क्वेश्चन गलत करवा देता है आपका एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जी कम देखते हैं, वहां पर जी कम होएगा, आप सोचते टाइम पीरियड ज्यादा होगा, आप टाइम पीरियड ज्यादा पे टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है आंसर। आंसर क्या आएगा बोलो? लूज टाइम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है कि इसमें बच्चों को लगता है, देखो अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो बोलोगे क्या ढंग से करके आना, क्या पता उसने टाइम पीरियड दे दिया, फिर कहेगी नहीं 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 सर नहीं बोला था यहाँ सावधान रहना है, सर ने बोला था यहाँ तो कम होता है, बिल्कुल सही रहना है, और कम वाले पे लगाए। पढ़ लेना, टाइम पीरियड है या टाइम है? टाइम पीरियड है उसके एक चक्कर लगाने का समय, और टाइम है समय के साथ क्या हुआ। टाइम का मतलब समय, समय कैसा हुआ? लूज हुआ, गेन हुआ। गेन होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 घंटा हो गया, वहां पर 1 घंटा 15 मिनट हो गया, वो गेन कर लिया उसने समय वहां पर, और यहाँ पर 1 घंटा हुआ, वहां पर सिर्फ 45 मिनट हुए, तो वो लूज हो गया, उसने टाइम लूज कर दिया, 15 मिनट पीछे रह गया।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो पीछे रह जाएगा बिकॉज उसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया है। नहीं आया ना समझ में? पक्का सबको क्लियर होगी ये वाली बात? नहीं आई संजीव बात समझ में? डाउट लग रहा है क्या इसमें? सोच लो, कुछ इसमें डाउट है तो बताओ मुझे। दीपांशु आगे समझ में? टाइम तो लूज नहीं हो रहा? ये टाइम लूज ही रखता है अपना। चलो मेरे को बताओ फटाफट से, आप सबसे पहले ड्राइव सबको क्लियर है टाइम पीरियड का, 2π√L/g कैसे आया है वो भी बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। -mg sin थीटा को इक्वल रख देना किसके बोलो, -m⍵² y के, बस sin थीटा को उससे पहले y/L रख देना, क्लियर है, फिर बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी टाइम पीरियड के आपको ड्राइव कराए ना, सबका तरीका एक जैसा ही है अगर आप लोगों को लग रहा हो, और 2-3 ड्राइव और बताऊंगा अभी मैं, तो बचे हैं वो चीज़ें, अभी थोड़ा सा बचा है चैप्टर अभी, फिर खत्म होगा। लेकिन मुश्किल लग रहा है चैप्टर में, अगर शुरू का ऑसिलेशन एक बार समझ में आ गया फिर ये आसान लगता है चैप्टर आगे का। मैंने बोला था आगे का चैप्टर बहुत आसान है। फिर आपको टाइम पीरियड के ड्राइव के बाद उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए, मास अलग अलग हो, वाई अलग अलग हो, ग्रेविटी अलग अलग हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा समझेंगे? मास से फर्क नहीं पड़ता, वाई से फर्क नहीं पड़ता, हाँ ग्रेविटी से फर्क पड़ता है, लेंथ से फर्क पड़ता है। अब जैसे कि ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि एक पेंडुलम की लेंथ को हमने 9 गुना बढ़ा दिया, बताओ टाइम पीरियड कितने गुना बढ़ गया होगा? तो है ना, तो अगर आपने लेंथ को 9 गुना बढ़ा दिया, टाइम पीरियड 3 गुना बढ़ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? एक क्वेश्चन करोगे और थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, लिखो। क्वेश्चन है, देखो, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो आगे नहीं कराऊंगा, इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स, ओए इधर देखो, करना। अगर एक पेंडुलम की लेंथ को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितने % से इंक्रीज कर जाएगा? 400%। कुछ कह रहे हैं हमने 100% के बाद पहली बार सुना है, 100 से ज्यादा भी होती है परसेंटेज, हो सकती है कोई इसमें तो नहीं। मान लो मेरे पास अभी 500 रुपए हैं, अभी मेरे को 500 रुपए और मिल जाए तो कितने बढ़ गए मेरे? 100% बढ़ गए। 500 थे 500 बढ़ गए, 500 मेरे 100% है ना, तो 500 बढ़ गए 100% बढ़ गया। कोई 1000 रुपए दे दे तो 200% बढ़ गया ना, 500 थे 1000 बढ़ गए तो 200% का इंक्रीमेंट है। नहीं यार बस, हाँ अक्षत कह रहा है 300%, कुछ कह रहे हैं 400%, कुछ कह रहे हैं हाँ कैसे रहा है? कैसे निकाल रहे हैं 300% 400% है? चलिए बताइए कितने बच्चों के अकॉर्डिंग इसका आंसर 200% है? 200%। कितने बच्चों के अकॉर्डिंग इसका आंसर 300% है? 300%। रियान, अक्षत, 2 बच्चे। कितने बच्चों के अकॉर्डिंग इसका आंसर 100% है? कितने के अकॉर्डिंग इसका आंसर 400% है? अरे इतनी मेहनत क्यों करवाई तुमने? ए ऑप्शन बी ऑप्शन सीधा बोल देते भैया 2 बच्चों का आंसर है, बाकी को नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ बोलेंगे हाथ खड़ा करेंगे, डी पे भी सब आदमी, कोई नहीं बोल रहा। अरे भाई तुम लोग तो बहुत बेकार हो। तो कितना % का इंक्रीमेंट है ये मैं समझाता हूँ बच्चों। 300 लग रहे हैं। देखो इसको ना आप लोग ना कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया से भी कैलकुलेट कर सकते हो।
और एक होता है पूरा प्रॉपर तरीका। जैसे कि तुम लोग बोलो पहले टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट एल बाई जी होगा पहले वाला टाइम पीरियड। अच्छा बाद वाला टाइम पीरियड कितना होगा, तो उस वक्त पर लेंथ ना एल नहीं बची होगी, 16 एल हो गई होगी। क्या हो गई होगी बोलो, एल की जगह 16 एल, तो 16 का रूट बाहर आएगा 4 आ जाएगा, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब तुम सोचो कि पहले वाला टाइम पीरियड जो भी है ना, अगला वाला टाइम पीरियड उससे कितने गुना है बोलो, 4 गुना है। तो हमें लगता है कि 400% का इंक्रीमेंट, बट आंसर गलत है। इंक्रीमेंट 300% का है। इंक्रीमेंट पूछा भाई मैंने, अगर वो पहले T1 था तो वो 4 T1 है, तो मान लो पहले वो 100 था तो वो अब 400 है। कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 300। अगर आपको वैसे भी परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना हो कि कितने का परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग ऐसे निकालोगे ना, कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू, और इनटू में बोलो क्या करोगे 100। तो आप बोलोगे भाई इनिशियल तो T1 था, भाई इनिशियल तो बोलो क्या था, T1 था, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप लोग बोलोगे इंक्रीमेंट निकलेगा T2 माइनस T1 से, और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को, तो बोलो T2 कितना बोलो 4 T1, माइनस में कितना बोलो T1, डिवाइड बाय बोलो कितना T1, इनटू में कितना बोलो 100, 3 T1 बाई T1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 300% का इंक्रीमेंट। अच्छा मेरी बात समझिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मत रखिए, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कभी भी तुम्हें कोई बोले ना कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो आपको हर बारी क्वेश्चन ऐसे करना होता है कि जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो नीचे रखो, और जो चेंज आया, चाहे इंक्रीमेंट आया चाहे डिक्रीमेंट आया, वो कहां रखो बोलो ऊपर, और इनटू क्या कर दो 100, इनटू क्या कर दो, जैसे कि बोले कि अगर अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी इतनी थी तो बताओ 1000 किलोमीटर ऊपर जाके ग्रेविटी में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आया, कितने परसेंट का, तो आप क्या बोलोगे, अर्थ के सरफेस पे तो कितनी बोलो जी, अर्थ की सरफेस पे बोलो कितनी जी, अब ऊपर गए होंगे तो बोलो कितना बन गया होगा जी डैश, तो बोलोगे जितना भी वो जी डैश है माइनस में जी, इतने का डिक्रीमेंट आया होगा, इनटू बोलो क्या कर दोगे 100। और तुम्हें पता है जी डैश को तुम जी की टर्म्स में निकाल सकते हो, जिन बच्चों को याद आ रहा है वो चैप्टर, तो उनको पता है जी डैश जी की टर्म्स में आ जाएगा, वो जी कट जाएंगे सारे के सारे। उधर भी मैंने सीधे क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। तो आप लोगों को कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए ना जिसमें वो आपको ऐसा बोले कि भैया ये चीज पहले ऐसी थी बाद में इतनी बदल गई, कितने परसेंट का चेंज आया, कितने परसेंट का चेंज आया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इनिशियल वैल्यू नीचे रखनी है, ऊपर रखना है जो भी चेंज हुआ, इनटू क्या कर दो 100, यू विल गेट अ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो परसेंटेज चेंज इंक्रीमेंट में जा रहा है, और नेगेटिव आ रही है तो बोलो क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अगर फाइनल घटी होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, फाइनल बड़ी होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के थोड़े से मॉडिफाई करते हैं, हम लोग सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमने करे नहीं है। देखो न्यूमेरिकल पार्ट सबका नहीं करा होता ना बहुत ज़्यादा, 11th में समय नहीं मिल पाता, टॉपिक्स ही खत्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। 12th में मिलता है समय, 11th में नहीं मिलता है, तो लेकिन फिर भी हम साथ के साथ जितने बना सकते हैं उतने बना रहे हैं। तो भैया कुल मिला के आज इतना ही कराऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए आपको पेंडुलम का सारा कुछ क्लियर है कि नहीं। अभी तक इस चैप्टर में क्या करा है, 1 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको करवाई थी कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उसकी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही होती है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी उसके लगने वाला है, फोर्स भी। मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताया y इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेलोसिटी इक्वेशन आप लोगों को बताया, एक्सेलरेशन इक्वेशन बताया आप लोगों को, और फोर्स इक्वेशन बताया। फोर्स का तो अब याद होने लग गया होगा, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, जितना y बढ़ता है उतना फोर्स भी बढ़ता है, रीस्टोरिंग। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इन 4 चीजों को होने के बाद मैंने तुम लोगों को टाइम पीरियड्स करवाना शुरू करा था, टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक अटैच विद द स्प्रिंग, याद है, फिर 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 2 तरफ स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, ऐसे करके सारे केसेस कराए आप लोगों को। लेकिन सब में एक ही बात थी कि आपको ढूंढना था कि कौन सा फोर्स या कितना फोर्स उसको रीस्टोर करवा रहा है। उसके बाद आज हमने सिंपल पेंडुलम के ऊपर काम किया, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, सेकंड पेंडुलम आपने समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। क्लियर है कि नहीं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है, आप जा सकते हैं।